यह एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 8 है, जिसमें हम विलेजेस, टाउन्स और ट्रेड के बारे में जानेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जाने से पहले हम पिछले चैप्टर में चलते हैं। पिछले चैप्टर में हमने जाना था मौर्य डायनेस्टी के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसकी स्थापना लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इस साम्राज्य की स्थापना करने में उनकी मदद की थी चाणक्य ने। लेकिन 2200 साल पहले लगभग इस साम्राज्य का पतन हो गया और इसके जगह पे छोटे छोटे किंगडम्स एग्जिस्टेंस में आए, जैसे कि इंडो ग्रीक्स, सकाज, कुशाना, ये सब। नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स में इंडो ग्रीक्स ने लगभग 100 सालों तक शासन किया। इसके बाद सकाज, जो कि सेंट्रल एशियन पीपल थे, मध्य एशिया के लोग थे, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में अपना किंगडम स्थापित किया। नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और वेस्टर्न इंडिया में। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। इसके बारे में हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। और लगभग 2000 साल पहले सकाज के बाद कुषाण का शासन स्थापित हुआ, जिसके बारे में अभी हम जो चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं उसमें पढ़ेंगे। और उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य जो था, मौर्य डायनेस्टी, उसके लास्ट शासक थे बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इसके बाद शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की, शुंग साम्राज्य की स्थापना की। और शुंगों के बाद कण्वा और कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था और उस टाइम पर पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा, 400 सालों तक शासन किया और 1700 साल पहले लगभग मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। ये तो था नॉर्थ इंडिया के बारे में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के बारे में, सेंट्रल इंडिया के बारे में, इस सब के बारे में, वेस्टर्न इंडिया के बारे में। लेकिन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलो, चेरो तथा पांड्यों ने शासन किया। चोला, चेरस, पांड्या का शासन था। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। ये है इंडो ग्रीक्स टाइम में जो सिक्का चलता था, कॉइन चलता था, उसका पिक्चर। उसके बाद कुषाण के टाइम में जो सिक्का चलता था उसका ये है, और शक के टाइम में जो कॉइन चलता था उसका पिक्चर ये है, और सातवाहना के टाइम में ये है। ये सब छोटे छोटे किंगडम्स थे जिसका इंट्रोडक्शन जानना हमें जरूरी था, ताकि चैप्टर 8 में जब इनका चर्चा किया जाएगा ताकि हमें समझ में आए। तो अब चलते हैं चैप्टर 8 में। इस चैप्टर में हम जानेंगे विलेजेज, टाउन्स और ट्रेड के बारे में, मतलब गाँवों के बारे में, वहाँ कौन लोग रहते थे। उसके बाद टाउन्स के बारे में, शहरों के बारे में, और वहाँ होने वाले ट्रेड के बारे में। चैप्टर 4 में हमने जाना था मेगालिथिक ब्यूरियल्स के बारे में। मेगालिथिक ब्यूरियल्स का मतलब है कि जो ब्यूरियल्स होते थे, कब्र, उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे ताकि कब्र की पहचान किया जा सके। तो ये जो ब्यूरियल्स थे, इसमें डेड बॉडी के साथ साथ आयरन टूल्स और वेपन्स भी मिले हैं।
और इससे पता चलता है कि आयरन का यूज, लोहे का उपयोग 3000 साल पहले से ही सब कॉन्टिनेंट में किया जा रहा है, लेकिन इसका बढ़ता उपयोग 2500 साल पहले से ही देखा जा सकता है। ये जो आयरन टूल्स, लोहे के औजारों का यूज किया जा रहा था, इसमें शामिल थे एक्सेस, कुल्हाड़ी ताकि जंगल को साफ किया जा सके, उसके बाद आयरन प्लॉसेयर, लोहे का हल। पहले लकड़ी से बना हुआ हल यूज किया जाता था, लेकिन लोहे के हल यूज करने से फायदा ये हुआ कि कृषि का जो उत्पादन था वो बढ़ने लगा। यहाँ पर आयरन टूल्स दिया हुआ है, जैसे कि ये सिकल है, ये टंग है, ये एक्सेस है। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। और इस टाइम बनाए गए सिंचाई कार्यों में नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय ये सब शामिल थी। अब जानते हैं कि गांवों में कौन रहते थे। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इसके सॉदर्न और नॉर्दर्न पार्ट में गांवों में 3 अलग अलग तरह के लोग रहते थे। तमिल रीजन में, तमिल क्षेत्रों में जो लार्ज लैंड ओनर होते थे उनको वेलालर कहा जाता था, और जो ऑर्डिनरी प्लॉमेन होते थे, साधारण हल चलाने वाले, उनको उझावर कहा जाता था। और जो लैंडलेस लेबर होते थे, जिसमें कि स्लेब भी थे, इनको करेसियार या अडीमय ये कहा जाता था। ये जो टर्म्स है अक्सर बीपीएससी प्रीलिम्स या फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। देश के नॉर्दर्न पार्ट में जो विलेज हेडमैन होता था, मुखिया, उसको ग्राम भोजका कहा जाता था। और ये जो ग्राम भोजका का पोस्ट था, ये हेरिडिटरी था, मतलब एक ही फैमिली के लोग जो होते थे वो कई जनरेशन तक इस पोस्ट पर बने रहते थे। ग्राम भोजका जो होता था वो अक्सर लार्जेस्ट लैंड ओनर होता था, सबसे बड़ा जमींदार गांव का होता था, और उसके पास स्लेब्स होते थे, और वो लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, ज़मीन पर खेती करने के लिए वर्कर्स को हायर भी करता था, मतलब मजदूरी पर रखता था। इसके अलावा वो पावरफुल होता था, और जो किंग होते थे वो अक्सर गांव से कर वसूलने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया करते थे, ग्राम भोजका का। और वह कभी कभी जज का भी काम करता था और पुलिसमैन का भी काम करता था गांव में। ग्राम भोजका के अलावा गांव में कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी रहते थे, जिनको गृहपतिज कहा जाता था, जिसके पास थोड़ा सा ज़मीन होता था, वो स्मॉलर लैंड ओनर्स होते थे। और कुछ ऐसे भी लोग होते थे जिनके पास अपना लैंड नहीं होता था, उनको दास कर्मकारा कहा जाता था, और वो दूसरों के खेतों में काम करके कमाते थे। इसके अलावा ज़्यादातर गांवों में क्राफ्ट्स पर्सन्स भी रहते थे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर और वेबर, ये सब भी रहते थे। अब है अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन। तमिल में कुछ प्राचीनतम वर्क्स है, अर्लीस्ट वर्क है जिसको कि संगम लिटरेचर कहा जाता है। इसको 2300 साल पहले कंपोज किया गया था। इनको संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मदुरई था, ये मदुरई है मैप पे, तमिलनाडु में, यहाँ पर कवियों का सम्मेलन होता था और इसी में ये लिखे जाते थे। इसका कंपोजिशन होता था संगम लिटरेचर का, इसलिए इसको संगम कहा जाता है।
गांव में रहने वालों के लिए जो तमिल टर्म अभी ऊपर यूज किया गया है, जैसे कि कदेसियार, अडिमे, ये सब टर्म जो है वो संगम लिटरेचर में मिलते हैं। अब जानते हैं इस टाइम पर जो कॉइन यूज किया जाता था, तो आर्कियोलॉजिस्ट को हजारों सिक्के मिले हैं इस टाइम के। सबसे अर्लीस्ट कॉइन जो है, जो लगभग 500 साल तक यूज हुआ, वो था पंचमार्क कॉइन। यहाँ पे ये पंचमार्क कॉइन दिया गया है। अब जानते हैं पंचमार्क कॉइन कैसा होता है, क्या होता है। पंचमार्क कॉइन जो होता था वो रेक्टेंगुलर शेप में और कभी कभी स्क्वायर शेप का भी या फिर राउंड शेप का भी होता था। इसको या तो मेटल शीट से काटा जाता था या फिर मेटल का ही जो ग्लोब्यूल्स होता है, जो स्फेरिकल बॉडी, उस टाइप का काटा जाता था। इस कॉइन पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि इस पे कुछ सिंबल को स्टाम्प जैसा मतलब ठप्पा लगाया जाता था, पंच लगाया जाता था, इसलिए इसको पंचमार्क कॉइन कहा जाता है। ये कॉइन लगभग, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके लगभग अधिकांश पार्ट्स में ये मिले हैं। और जो अभी कॉमन एरा स्टार्ट होने वाला था, उस टाइम तक ये सर्कुलेशन में था, प्रचलन में था। यहाँ पर संगम लिटरेचर से एक छोटा सा पोएम दिया गया है, और इस पोएम से पता चलता है कि इसमें पैडी के बदले साल्ट का व्यापार होता था। मतलब ट्रेड जो होता था वो सामान के बदले सामान से भी किया जाता था। अब है सिटीज विथ मैनी फंक्शंस, मतलब शहरों में किस तरह की गतिविधियां होती थी, किस तरह का कार्य होता था। कभी कभी एक सिंगल टाउन जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था बहुत सारे कारणों के वजह से। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है मथुरा का। ये रहा मैप पे मथुरा का लोकेशन। मथुरा लगभग 2500 सालों से एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट रहा है, एक इम्पॉर्टेंट बस्ती रहा है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये जहाँ स्थित था वो एक क्रॉस रोड था, एक क्रॉस रोड पे स्थित था, जो कि दो मेजर रूट्स थे ट्रेड और ट्रैवल के। पहला तो था नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ, और इन दोनों का जो क्रॉस रोड था इस पे स्थित था मथुरा। इसके चारों ओर फोर्टिफिकेशन किया गया था, किलेबंदी किया गया था, और बहुत सारे मंदिर भी थे यहाँ। आसपास के क्षेत्रों के फार्मर्स और हर्डर्स, किसान और चरवाहा जो होते थे, वो शहर में लोगों के लिए खाना प्रोवाइड करवाते थे, खाना उपलब्ध करवाते। मथुरा जो था वो बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था, और लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। अभी इस चैप्टर की शुरुआत में हमने कुषाण के बारे में जाना था, और इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ पर बौद्ध विहार और जैन मंदिर है, और यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र। मथुरा में स्टोन स्लैब के सरफेस पर और मूर्तियों पर, स्टैचूज पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ये छोटे इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें लोगों के द्वारा, मैन और वुमेन के द्वारा, मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स, मठों और मंदिरों में जो दान दिया जाता था उसका रिकॉर्ड इस पे लिखा गया है। ये मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स जो होते थे, ये किंग्स, क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट और क्राफ्ट पर्सन जो शहरों में रहते थे उनके द्वारा बनवाए जाते थे। मथुरा के इंस्क्रिप्शंस में गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वेवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर और परफ्यूमर, इस सब का उल्लेख मिलता है। ये सब व्यवसाय होता था मथुरा में। अब है शिल्प और शिल्पकार। तो आर्कियोलॉजिकल साइट जो है उससे शिल्प के, क्राफ्ट्स के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर,
इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट से मिला है। अब इस बर्तन के बारे में जानते हैं। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था और इसलिए इसे उत्तरी काले चमके पात्र कहा जाता है। बहुत सारे क्राफ्ट्स के लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं बचा है, लेकिन हमें टेक्स्ट से पता चलता है कि जो क्लॉथ का जो मैन्युफैक्चर होता था, कपड़ों का जो मैन्युफैक्चर होता था, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था उस टाइम पे। और इसके उत्पादन के लिए नॉर्थ में वाराणसी और साउथ में मदुरै फेमस सेंटर था। मैन और वुमेन दोनों इसमें काम करते थे। बहुत सारे क्राफ्ट्स पर्सन्स और मर्चेंट्स अब अपना एसोसिएशन बनाने लगे थे, अपना संघ बनाने लगे थे, जिसको श्रेणी कहा जाता था। क्राफ्ट्स पर्सन्स के जो श्रेणी होते थे, उनका काम था ट्रेनिंग देना, उसके बाद रॉ मटेरियल उपलब्ध करना और फिर प्रोडक्ट तैयार करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इनका काम था। और जो मर्चेंट के जो श्रेणी होते थे, वो ट्रेड ऑर्गेनाइज करते थे। इसके अलावा श्रेणी जो होती थी वो बैंक का भी काम करती थी, जहाँ पे रिच मैन और वुमेन अपना पैसा जमा करते थे। ये जो मनी होता था, इसको इन्वेस्ट किया जाता था और इससे जो इंटरेस्ट मिलता था, उसका कुछ पार्ट जो पैसा जमा करते थे उनको लौटा दिया जाता था और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होता था जैसे कि मोनेस्ट्रीज, इस सब में दे दिया जाता था। अब जानते हैं अरिकामेडु के बारे में। ये एक लोकेशन है जो पुदुचेरी में है। ये है अरिकामेडु। ये कोस्टल सेटलमेंट था उस टाइम, मतलब एक पतन था जहाँ पर जहाज़ों द्वारा दूर से लाए गए सामानों को उतारा जाता था। यहाँ पर ब्रिक स्ट्रक्चर भी मिला है, जो हो सकता है कि गोदाम के रूप में यूज किया जा रहा हो। यहाँ पर मेडिटेरेनियन रीजन में यूज होने वाले बर्तन, जिसको कि एम्फोरा कहा जाता है, इस पर दोनों तरफ पकड़ने के लिए हैंडल लगा होता है। इस तरह का पॉटरी जो है इस साइट पे भी मिला है। और रेड ग्लेज्ड पॉटरी, लाल चमकदार बर्तन जिस पर एयरटाइन जैसा मुहर लगा हुआ है, इसलिए इसको एयरटाइन वेयर भी कहा जाता है। और ये नाम जो है इटली में एक सिटी है उसके नाम पे पड़ा है। इस टाइप का पॉटरी भी, एयरटाइन वेयर पॉटरी भी मिला है यहाँ पर। यहाँ पर और भी पॉटरी मिला है जो लोकली बनता था, लेकिन उस पर रोमन डिजाइन भी यूज किया जाता था। रोमन लैम्प, ग्लासवेयर, जेम्स, ये सब चीज़ इस साइट पे मिला है। यहाँ पर छोटे छोटे टैंक भी मिले हैं। हो सकता है कि कपड़ों को रंगने के लिए, कपड़ों को डाई करने के लिए इन टैंक का यूज किया जाता होगा। इसके अलावा सेमी प्रीशियस स्टोन और ग्लास का भी एविडेंस मिला है, जिससे बीड्स तैयार किए जाते होंगे। ये है तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन। शुरुआत में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का उपयोग किया जाता था, इसलिए इसको तमिल ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। ये स्टोन पर इंस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है और ये भी इसी साइट से मिला है। यह एक ग्रीक सेलर द्वारा दिया गया विवरण है, ग्रीक नाविक के द्वारा, जो बेरीगाजा, जो कि ग्रीक नेम है भरूच का, भरूच गुजरात में है, इसके बारे में विवरण दिया है। यहाँ पर वाइन, कॉपर,
टीन, लेड, कोरल, टोपैज, क्लॉथ, गोल्ड और सिल्वर कॉइन, ये सब इंपोर्ट किए जाते थे, आयात किए जाते थे। और हिमालयन प्लांट, आइवरी, अगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम यहाँ से भेजे जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे। इसका आयात निर्यात होता था इन सब का। अब है व्यापार और व्यापारी। हमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये पॉटरी स्पेशली इसमें बॉल और प्लेट जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट से मिला है। इस सब जगहों पे कैसे पहुंचा होगा? ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो ट्रेडर्स जो होंगे वो यहाँ से बर्तन खरीदकर दूसरे जगहों पे जाकर बेचते होंगे, व्यापार होता होगा इन बर्तनों का, तभी ये सब जगह पहुंचा होगा। दक्षिण भारत, साउथ इंडिया सोना, मसाले और ख़ास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। और काली मिर्च रोमन साम्राज्य में इतनी डिमांड में थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। और ट्रेडर्स जो होते थे वो इन सामानों को लेकर समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। साउथ इंडिया में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं, रोमन कॉइन मिला है, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोजे, जिसमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। और ये नाविक जो होते थे, जो चलाते थे नाव, वो मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे और अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इनसे इनका यात्रा आसान हो जाता था, टाइम कम लगता था। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। अब है समुद्र तट के पास जो नए नए किंगडम बने उसके बारे में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो सॉदर्न पार्ट है वहाँ लंबा कोस्टल लाइन है, उसके साथ ही हिल्स, प्लेटू और रिवर वैली भी है। और रिवर वैलीज में कावेरी जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। उस टाइम पर चीफ और किंग्स जिन्होंने रिवर वैली और कोस्ट पर अपना कंट्रोल किया वो बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल हो गए। संगम पोएम्स में मेंशन है मुएंदार के बारे में। इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुएंदार टर्म क्या है, तो मुएंदार का चर्चा किया गया है संगम पोएम्स में। इसका मतलब होता है 3 चिफ्स, मतलब 3 मुखिया, और इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है और ये थे चोल, चेर और पांड्या। यहाँ पर मैप में दिया गया है ये चोला किंगडम का, ये पांड्या और ये चेर। ये तीनों जो थे करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे और इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने 2 सत्ता केंद्र थे, मतलब 2 सेंटर्स ऑफ पावर। एक तो इनलैंड में होता था मैदानी एरिया में और एक कोस्ट पे होता था। ये 6 सिटीज़ जो था इसमें 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। पूहर, जिसको कि कावेरी पट्टनम भी कहते हैं, ये चोला का पोर्ट था, और दूसरा था मदुरै जो पांड्या का कैपिटल था। ये दोनों सिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये चिफ्स जो थे वो रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, इसके जगह पे वो गिफ्ट्स डिमांड करते थे लोगों से। ये मिलिट्री एक्सपेडिशन के लिए भी जाते थे और नाइबरिंग एरिया जो होता था पड़ोस एरिया वहाँ से ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे और इसका कुछ हिस्सा वो अपने पास रखते थे और बाकी जो बचता था वो अपने सपोर्टर्स, जैसे जिसमें कि उनकी फैमिली भी आती थी, सोल्जर्स आते थे, पोएट्स आते थे, इन सब में बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया और सातवाहनों के सबसे प्रमुख राजा थे गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी।
जिनके बारे में उनकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिण पथ का मतलब होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, और पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। अब है सिल्क रूट, रेशम मार्ग और कुषाण के बारे में। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था, और इसके बदले ये शासक जो होते थे इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से प्रोटेक्शन देते थे। और सिल्क रूट पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने तक, पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टाइमलाइन दिया हुआ है, जैसे उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, जो कि 3000 साल पहले हुई थी। इसके बाद लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन, ये सब 2500 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। और 2300 साल पहले संगम साहित्य की रचना की शुरुआत होनी स्टार्ट हुई थी। इसके बाद अरिकामेडुपत्तन, जो कि पुदुचेरी में है, मैप पर हमने दिखाया था। यहाँ पर 2200 तथा 1900 साल पहले यहाँ पर ट्रेड किया जाता था। उसके बाद रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले हुई थी। चोला, चेरस, पांड्या महत्वपूर्ण किंगडम थे 2300 साल पहले। इसके बाद रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती डिमांड लगभग 2000 साल पहले। लगभग 1900 साल पहले कुषाण के सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए कनिष्क। इसके बाद 1600 साल पहले फासियन भारत आए थे। इसके बाद 1400 साल पहले स्वयं त्सांग की भारत यात्रा और अपार की शिव स्तुति की रचना, ये हुई थी 1400 साल पहले। तो ये सब इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है जिसको ध्यान में रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।